कि किस तरीके की पार्टी के हम सदस्य हैं, किस तरीके से हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब मैंने आइडियोलॉजिकल पार्टी की बात की तो हम लोगों ने छदम जो सेकुलरिज्म था, इसको हम लोगों ने स्यूडो सेकुलर लड़ाई लड़ी, और उसी के साथ साथ जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी उसको एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया, इस बात को हमको भारत में हुआ है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप 2014 की पहले की तस्वीर देख लीजिए। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं कि हम सब लोग बड़े साधु प्रकृति के आदमी हैं, बहुत साधु। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कई बार मुझे लगता है वी आर मोर सोशल वर्कर एंड लेस पॉलिटिकल वर्कर। वी शुड बी सोशल वर्कर। आखिर सेवा ही संगठन किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया। अगर सोशल काम भी किया है तो उसने अगर सबसे ज्यादा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन हमें राजनीतिक भी होना चाहिए, और राजनीतिक दृष्टि से एक हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की आगे देखने की आदत होती है, और भगवान ने भी हमको पीछे आंखें नहीं दी हैं, इसलिए हम देखते आगे हैं और आगे की सोचते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हमने यात्रा कहां से प्रारंभ की थी। हम भूल जाते हैं कि हम कहां खड़े थे और हम कहां से चले और कहां पहुंचे। याद करो 2014 के पहले का दिन। आप बताइए 2014 के पहले का दिन कैसा था, क्या परिस्थिति थी। भ्रष्टाचारी देश कहलाता था, पॉलिसी पैरालिसिस कहलाता था, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला देश था, अर्थनीति हमारी लड़खड़ा चुकी थी, हमारे यहां कोई निवेश करने के लिए आता नहीं था। और याद करो उत्तर प्रदेश 2017 तक कैसा उत्तर प्रदेश था। आप दंगे भूल गए क्या? आप माफिया राज भूल गए क्या? क्या आप अराजकता भूल गए क्या? क्या किस तरीके से लोग पलायन कर रहे थे इसको भूल गए क्या? क्या आप भूल गए कि बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी? क्या आप भूल गए थे कि व्यापारी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जा रहे थे? मैं इसलिए ये सब आपको याद दिलाता हूं और दिलाना चाहता हूं कि याद रखना, उजाले का महत्व तो तब समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी ध्यान में हो। अगर अंधकार की त्रासदी ध्यान में नहीं होगी तो उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। अगर पूर्णमासी तब समझ में आएगी जब अमावस्या की रात देखी हो। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, पॉलिटिक्स इज डायनेमिक, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज रिलेटेड। हमेशा हमको देखना पड़ेगा हम कितना चले, कितना आगे बढ़े और हम कहां आज पहुंचे। चाहे उत्तर प्रदेश की तस्वीर ले लीजिए, चाहे आप देश की तस्वीर ले लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इसको आगे बढ़ाया, और उसी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 2017 के बाद योगी जी के नेतृत्व में करने का प्रयास किया है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, स्पीड, स्केल और स्किल, इसको अगर किसी ने लागू किया है तो देश में इसको अग्रसर होकर के भूमिका को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया है, और उसी को उत्तर प्रदेश में भी हम सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, आज अर्थ की व्यवस्था की चर्चा होगी। आप सब लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप सब पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, और आपके ध्यान में होना चाहिए और आपके जहन में होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता के दृष्टि से हम कौन सा डिस्कोर्स लोगों के सामने खड़ा कर रहे हैं, कौन सा नैरेटिव हम खड़ा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये कांग्रेसी भाई और वो भाई बहन दोनों मिला के, ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ मुझे दिखते हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने राज्यसभा में भी कहा है, अपने वक्तव्य में भी कहा, ये पढ़े लिखे अनपढ़ है। सुरेंद्र नागर जी इसके चश्मदीद गवाह है। मैंने कहा कि ये पढ़े लिखे अनपढ़, इनको मालूम नहीं है। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते हैं। मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूं। आज कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर कोई देश है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
ये कहता है कि अगर कोई ब्राइट स्पॉट है तो वो इंडिया है, वो भारत है। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में मॉर्गन स्टैनली कहते हैं, मॉर्गन स्टैनली कहता है इंडिया इज डिफरेंट आफ्टर 2014। भारत अलग है 2014 के बाद। और मूडीज वो बोलते हैं कि वी शुड सी दैट इन कमिंग टाइम्स द फोरकास्ट इज दैट इंडियाज ग्रोथ रेट इज गोइंग टू रिमेन अबव 6.8%। ये मूडीज बोलते हैं। मैं आपके सामने ये बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि साधारण शब्दों में आपको जनता को बताना पड़ेगा। और वो क्या बताना है आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट है 2.7%, 2.7% अमेरिका का है जो विकसित देश है। जर्मनी का है 0.2%, फ्रांस का है 0.7%, जापान का है 0.9%। मैं जितने नाम ले रहा हूं सब विकसित देश हैं। जापान का है 0.9%, यूके का है 0.5% और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का है 6.8%। 6.8%। आप बोलिए ये अनपढ़ कांग्रेसियों को कहां से मैं पढ़ा लिखा बना दूं? या तो मेरे आंकड़ों को चैलेंज कर दो, या फिर आप ये जान लो कि आज भारत की इकोनॉमी सबसे सुदृढ़ तरीके से अगर खड़ी है तो भारत की अर्थव्यवस्था है और ये मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और फिर बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। अरे इनको मालूम नहीं है कि जब इकोनॉमी का साइज बढ़ता है तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुद बढ़ती हैं। अगर ये ब्रिज बन रहे हैं, अगर ये फ्लाईओवर बन रहा है, अगर ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, अगर ये मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं और मेट्रो ट्रेन बन रही है, अगर ये एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आखिर बन रहे हैं तो कोई ना कोई बनाने वाला तो है। ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है? लेकिन अनपढ़ों को कहां पढ़ाया जाए। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि भैया इन कांग्रेसियों को मैं स्वास्थ्य मंत्री होकर के आंखें तो इनकी ठीक कर सकता हूं, दृष्टि कहां से लाऊं? इनको दृष्टि कहां से दूं? जिन्होंने देखना ही नहीं, जिनको ये जानकारी नहीं। ये कैसे हो गया कि 2014 से 2024 पहुंचते पहुंचते भारत जो 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में खड़ा था, उसमें 200 साल जिसने राज किया ब्रिटेन, उसको पछाड़ करके आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और ये कैसे हो गया कि आज हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना को लेकर के चल रहे हैं, तो हम ये दम भर करके कहते हैं कि आने वाले 2 साल में भारत दुनिया की 3री नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, पढ़े लिखे अनपढ़ जहां हो वहीं रहो। देश तो आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, आगे ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया की इकोनॉमी में 15% योगदान आज भारत का हो गया है। 15% कंट्रीब्यूशन भारत का हो गया। और आपको जान करके खुशी होगी, और वो मैं निश्चित रूप से आपको उसके लिए बधाई भी देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। क्या समय था, यहां से पलायन हो रहा था। और ये मैं अब कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं। देखिए मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। राजनीतिक नेता को यह तय करना है कि वह समाज के बीच में कौन सा डिस्कोर्स खड़ा करना चाहता है, और ये मुद्दे हैं जिसको हमको खड़ा करना चाहिए। इसीलिए हम बने हैं और इसी बातों को कहने के लिए हम बने हैं। किस बात के लिए हम तकलीफ में आए, किस बात के लिए हम सोचने में मजबूर हो कि हमें कुछ सोचना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जब हम 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी यूपी बन गया, ये यूपी कहां खड़ा था? अरे दिल्ली से बुलंदशहर आते आते तक तो सुबह की सांझ हो जाती थी। और आज मथुरा पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति रात को दिल्ली नहीं आता है, बोलता है सुबह 10 बजे बुलाओगे, 8 बजे बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा, 2 घंटे में तो पहुंचना है। ये
एक्सप्रेसवे पकड़ूंगा और पहुंच जाऊंगा। आप बताइए, एक्सप्रेसवे की बहार उत्तर प्रदेश में लगी है कि नहीं लगी है? जरा जोर से बोलो भाई। मुझे लगता है भोजन के बाद थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन बोलिए, झड़ी लगी है कि नहीं लगी है? एलिवेटेड रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अंडरपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बाईपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेडिकल कॉलेज की झड़ी लगी कि नहीं लगी? आप बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले कि नहीं खुले? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला कि नहीं मिला? ये 10 साल के अंदर यही मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था। पहले तो गोरखपुर जाने का मतलब ये होता था लखनऊ में उतरो, फिर कभी गाड़ी सड़क पर और कभी सड़क गाड़ी पर, दोनों धक्के खाते हुए 4 घंटे 5 घंटे लगा के गोरखपुर पहुंचो, तब जाके जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों को लगाओ। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को वाराणसी और गोरखपुर वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम्स को क्रिएट किया गया है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम को। लेकिन ये मुद्दे आप जो सारे सतयुगी है ना, वो हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भैया, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बताना होता है, लोगों को बताना होता है अंधेरा क्या है और उजाला क्या है। ये मुद्दा हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए विकास की दृष्टि से आपने सोचा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनेंगे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता था। आपने सोचा था कि एयरपोर्ट्स बनेंगे, आज आगरा जाना हो तो अलग एयरपोर्ट है, लखनऊ आना हो तो अलग एयरपोर्ट है, इलाहाबाद जाना हो तो बात अलग है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। और कौन, और मोदी जी का सपना क्या है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा, इस बात को पूरा करना है। बोलिए, उसके लिए आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पूरी नजर लगानी है कि नहीं लगानी? यही मुद्दे हैं जिनको हमको आगे करके बढ़ाना। मैं तो बार बार बोलता हूं, आपको बार बार याद दिलाने के लिए बोलता हूं, इसलिए हम चाइना का इंतजार करते थे। आज भारत दूसरे नंबर का स्टील का एक्सपोर्टर हो गया दुनिया में। स्टील प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है, पेट्रोकेमिकल्स में भारत आगे बढ़ चुका है। फार्मास्यूटिकल्स की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजकल मुझे दी है, लेकिन चुनाव के दौरान मैं आपको आकर के बताता था कि फार्मास्यूटिकल्स में, दवाई बनाने में भारत दुनिया में दुनिया की डिस्पेंसरी बन चुका है। सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवाई, असरदार दवाई आज भारत बना रहा है, भारत। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका के लोग भी अब भारत के मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं। उनको भी भारत की दवाई सस्ती दिखती है, और वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी भारत की दवाई ले रहे हैं। उसी तरीके से आप देखिए, मोबाइल्स की बात मैंने बार बार कही, मैं आज भी आपके सामने कहना चाहता हूं। एक समय में हमारे पास मोबाइल होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, ये मेड इन मलेशिया, ऐसे ऐसे मोबाइल लेके हम घूमते थे, पता नहीं क्या क्या नाम होते थे उनके। आज भारत 97% मोबाइल, 97% मोबाइल भारत बना रहा है, एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। ये परिस्थितियां बन रही, और इसीलिए जब मैं इसकी बात करता हूं तो आपको यह बताना चाहता हूं, आज हम जापान को पछाड़ करके हम तीसरे सबसे लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, दुनिया में तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत है। ये गाड़ियां खरीद तो तभी रहे होगे ना जब जेब में पैसा होगा। बिना जेब में पैसे के तुम गाड़ियां खरीद रहे हो, और हर साल लाखों में गाड़ियां बन रही हैं और लाखों में गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। ये भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी का नतीजा है, जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये सारी बातें सही ढंग से लोगों को बताएं और उनको इन सब चीजों में अपने आप तरीके से जोड़ने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टैक्स के डिवोल्यूशन में, उत्तर प्रदेश को टैक्स के डिवोल्यूशन में, और साथ में इसके साथ साथ जो हम अपना उनको जो ग्रांट्स इन एड देते हैं, दोनों में 3.5 गुना का इजाफा किया गया है, 3.5 गुना का इजाफा किया गया। और आज जो फंड आपको 1.2 लाख करोड़ रुपए मिलता था, आज 4.4 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिल रहा है विकास के लिए। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में आपने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों की आपने चिंता की है।
मैंने मेडिकल कॉलेज की आपके सामने चर्चा की। 27 मेडिकल कॉलेजेस नए खुले हैं और इस तरीके से काम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इन विषय विकास के बारे में तो आपके सामने बहुत कुछ रख सकता हूं, लेकिन आपका ज्यादा समय न लेता हुआ उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करूं तो फिर चाहे हमारे एथेनॉल के प्रोडक्शन की बात हो। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए, और मैं चाहूंगा यहां बैठे हर लोग किसी भी गांव में जाएं, किसी भी चौपाल में जाएं, कहीं भी जाएं, हर एक को एक बात याद दिलाइएगा कि एथेनॉल में भी उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य हो गया है। नंबर 1 का राज्य हो गया। 118 करोड़ लीटर्स का इथेनॉल आज उत्तर प्रदेश बना रहा है। बताइए, इतना बड़ा काम, और इन कामों को हम लोगों के सामने न रखें या उन लोगों को इसकी जानकारी ना मिले, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसको हमको ठीक करना चाहिए। उसी तरीके से लगभग आप 1 करोड़ महिलाओं को आप 12,000 रुपए की उनको आर्थिक सहायता साल की दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और उसी तरीके से अन्य तरीके से मुझे बताया गया कि हमारे अपने आर्म कॉन्स्टेबलरी में, उसमें भी आपने 4 गुना महिलाओं की संख्या को बढ़ाया है, महिला शक्ति को आपने ताकत दी है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये जो सुमंगला योजना है, इसके तहत भी आप लगभग 14 लाख बहनों को इससे आप बेनिफिट दे रहे हैं। तो इस तरीके से कई कार्यक्रमों को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं मित्रों, जब कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि एक तरफ जब मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमी में नंबर 2 पर आकर खड़ी हो गई, इथेनॉल में नंबर 1 पर खड़ी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे आकर के खड़ी हो गई। और एक राज्य आपने कांग्रेस पार्टी को, कर्नाटक को दिया। आज कर्नाटक में फाइनेंस सेक्रेटरी क्या बोलता है कि वी आर कमिंग टू ए डेड एंड, हम एक डेड एंड में आ रहे हैं। देयर इज नो फाइनेंस लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट, कोई विकास के लिए, काम के लिए कोई पैसा नहीं रह गया है। ये चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आप बताइए, आप वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? एक तरफ वो है जो बोलता है कि विकास के लिए पैसे नहीं, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, 1-1.5 साल हुआ है ऐसी सरकार बने हुए। वहां का चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, कैसी सरकारें चलाते हैं। आप क्या गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भूल गए क्या? चलो आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। लैपटॉप का घोटाला भूल गए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, भूल गए क्या? अनाज का घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये फूड स्कैम हुआ था, उसका घोटाला भूल गए क्या? ये ग्रेटर नोएडा में लैंड का जो आवंटन हुआ था, उसका घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये पेंशन स्कैम भूल गए क्या? आप बताइए, एम्बुलेंस का स्कैम भूल गए क्या? ये फॉर्डर का, एनिमल हस्बेंड्री का फॉर्डर का स्कैम भूल गए क्या? अब आप बताइए, सुशासन और कुशासन में अंतर क्या होता है? कमल खिलता है तो सुशासन आता है, और अगर दूसरे लोग आते हैं तो व्यापारी पलायन करते हैं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, और घोटाले पे घोटाला होता है। इस तरीके की सरकार बनाती है। मुझे याद है 2019 का नतीजा आना था, योगी जी आपको ध्यान में होगा, किस तरीके से चुनाव के पहले ऐसा समझ बैठे थे कि उनकी सरकार आ रही है, और आने के पहले ही अराजकता शुरू हो गई थी। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? ध्यान में है? किस तरीके से काउंटिंग में आए थे वो लोग? जैसे बरसों की दबी हुई तमन्ना पूरी होने जा रही है। उनको मैं बताना चाहता हूं, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है ना, ये ऐसी फौज है जो लग जाए रोक देगी। इस बात की ताकत हम लोग रखते हैं, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आगे लगेंगे, और पार्टी को सुदृढ़ बनाते हुए, पार्टी को पूरी ताकत देते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं अंत में, अभी अभी इसी लोकसभा के साथ उड़ीसा का चुनाव हुआ। आप सब लोगों ने कभी सोचा था कि हम वहां सरकार में आ जाएंगे? बोलिए, सोचा था क्या? आ गए कि नहीं आ गए? 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में हम लगातार तीसरी बार आ गए। आंध्र प्रदेश में हमारी सरकार आ गई, एनडीए की सरकार आ गई। अरुणाचल प्रदेश में और उड़ीसा में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और साउथ में भी, तमिलनाडु में 11% से ज्यादा के हम वोट लेकर के आए। और सबसे अच्छी खुशखबरी यह है मित्रों, आप बहुत खुशनसीब हो कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हो। आप उन केरल के भाइयों से पूछो जिन्होंने हजारों की संख्या में अपनी जीवन के दांव में लगा करके उन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज विशुद्ध कमल के निशान पर जीतता हुआ पहली बार लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो केरल में भी हो रहा है। और हमारा वोट संख्या 3% से बढ़ के 6% और 6% से छलांग लगाकर 19.7% आकर के खड़ा हुआ। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे त्रिपुरा हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और इसलिए उसका केंद्र बिंदु, जिसको मैं उत्तर प्रदेश मानता हूं, जो जहां काशी है, जहां हमारी सरकार की गंगोत्री है, वहां कमल पूरी मजबूती से खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा, आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ हम सब लोग अपने काम में जुटेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। राष्ट्रगान होगा, भी राष्ट्रगान होगा, जाएंगे।